गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा विषय है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी के अंदर हुई। इस क्रांति ने विश्व के सभी राजतंत्रों को हिला कर रख दिया। इसका समानता, स्वतंत्रता, बंधुता का नारा, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता यानी भाईचारे का, समानता, सभी की समानता के बाद स्वतंत्रता, सभी व्यक्ति जो है कानून के सम्मान जो है स्वतंत्र हो, सभी व्यक्ति आपस में भाईचारे की बात हो। पुरातनवादी जो सिस्टम था उसके स्थान पर एक नए विचारधारा का आगमन होना है। फ्रांस के अंदर लोगों ने इकट्ठे होकर लुई 16वें का तख्ता पलट दिया। लुई 16वां फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक था। ऐसे क्या कारण रहे कि जिन कारणों से फ्रांस के अंदर क्रांति हुई? किसी भी घटना के लिए एक कारण जिम्मेदार नहीं होता। इसके लिए राजनीतिक शासन तंत्र के अंदर कमियां, आर्थिक विषमता, लोगों का जो आम आदमी है उसका और खास आदमी, कुलीन तंत्र, पादरी वर्ग, कुलीन तंत्र वर्ग और आम सामान्य वर्ग, इनके जीवन सत्र के अंदर किस प्रकार की भिन्नता थी? कौन कौन सी ऐसी आर्थिक प्रॉब्लम आई उसमें जिनके कारण ये क्रांति हुई? क्या धार्मिक कारण रहे? बौद्धिक विचारकों की भूमिका क्या रही? विचारकों की अपनी क्या भूमिका रही? ये अनगिनत कारण जो है इस क्रांति के लिए सहायक सिद्ध हुई। सामूहिक कारणों से 1789 ईस्वी में फ्रांस के अंदर क्रांति हुई। अब कौन कौन से ऐसे कारण थे? कौन सी पुरातनवादी व्यवस्था थी? क्या सिस्टम था वहां जिसके खिलाफ लोगों ने सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर आवाज उठाई और राजा का तख्ता पलटकर राजतंत्र के स्थान पर संविधान तंत्र लागू किया? किस प्रकार से? स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का नारा जो है विश्वव्यापी नारा बन गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, फ्रांस की क्रांति से पहले एक सिद्धांत चला आ रहा था। इस क्रांति से पहले राजा के दैवीय अधिकारों की बात की जाती थी। दैवीय होता है जो राजा को जनता के द्वारा नहीं अपितु परमात्मा के द्वारा, भगवान के द्वारा दी गई शक्तियां हो। इसके प्रति लोगों ने इकट्ठे होकर विद्रोह किया। कुलीन तंत्र के विशेषाधिकार और कानून के समक्ष जो है कुलीन तंत्र और एक आम आदमी की समानता की बात ना होना। मानव इतिहास में ये क्रांति अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। क्रांति जो है मानव मस्तिष्क की उपज थी। कौन से ऐसे कारण रहे जिन कारणों से फ्रांस के अंदर क्रांति हुई? सबसे पहले राजनीतिक कारण। इसके लिए बुर्बो शासकों का उत्तरदायित्व था। जो निरंकुश राजतंत्र जो चला रहा था उस राजतंत्र की सबसे बड़ी भूमिका थी। कहते बुर्बो जो राजवंश था इनका प्रारंभ सबसे पहले
हेनरी चतुर्थ के द्वारा किया गया था और हेनरी चतुर्थ 1589 ईस्वी से 1610 ईस्वी तक शासक रहा। इसके बाद लुई 13वां से लेकर लुई 16वें तक शासन करते रहे। अब ये सभी के सभी शासक जो है वो निरंकुश है, स्वेच्छाचारी है और दैवीय अधिकारों में विश्वास करते हैं। दैवीय अधिकारों की बात करते हैं और इनके पास असीम शक्तियां हैं। इनके मुंह से निकली हुई बात ही कानून है। जब जब राजनीतिक व्यवस्था, जब तक तानाशाही व्यवस्था, जब तक स्वेच्छाचारी व्यवस्था चलती रहेगी, जब राजा स्ट्रॉन्ग होगा, राजा कूटनीतिज्ञ होगा, राजा जो है शक्तिशाली होगा, राजा को समझ होगी, उसकी सेना स्ट्रॉन्ग होगी और जो है कुछ कुछ कार्य ज़्यादा नहीं तो कुछ कार्य जनता के पक्ष में वो करता रहेगा। ये सिस्टम होगा। फ्रांस में तो सारे की सारी सिस्टम ही खराब था। कहते कि लुई 13वां और हेनरी चतुर्थ, इन दोनों ने मिलकर फ्रांस के अंदर विकास करा भाई। दोनों जो है योग्य शासक थे और चहुमुखी विकास इनके दोनों के द्वारा किया गया था। इसके बाद 1610 ईस्वी के बाद शासन तंत्र में काफी चेंजिंग होने प्रारंभ हो जाती है। लुई 14वें की निरंकुशता, कहते कि लुई 14वां जो था वो शासक बनता है और लुई 14वां क्या कहता है? लुई 14वां 1643 ईस्वी में शासक बना, लुई 13वें की मृत्यु के बाद। 10 से जो मैंने आपको कहा था वो बात क्या थी? लुई 13वां बड़ा योग्य शासक था, उसके द्वारा फ्रांस के अंदर अनेक सुधार किए गए। इसके शासनकाल में उपनिवेशों की स्थापना की गई। इसी के शासनकाल में जो फ्रांस चहुमुखी विकास की तरफ अग्रसर था, यूरोप के प्रमुख ताकतवर देशों में इसकी गिनती होती थी। इसके द्वारा जनता के पक्ष के कार्य भी किए गए थे। लेकिन लुई 14वां जो था वो सत्ता के पूर्णतः दैवीय अधिकारों में विश्वास करता था कि मेरे को जो अधिकार दिए गए जन साधारण के द्वारा ना देकर मेरे को परमात्मा ने दिए, ईश्वर ने दिए, और इस बात को बार बार वो जनता के ऊपर दिखाने का, थोपने का प्रयत्न करता था। निरंकुश था, स्वेच्छाचारी भी था। अब उसने क्या कहा? उसने कहा था कि मैं ही राज्य हूं। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है उसकी। उसने अपनी निरंकुशता को साबित करने के लिए, लोगों को बताने के लिए उसने ये कहा कि मैं राज्य हूं और लगातार ऐसे कार्य करता रहा कि मेरी चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। और देखो बेटा, राजा जो होता था वो निरंकुश भी होता था, उसी की चला करती। लुई 14वें ने अनगिनत युद्धों में, लुई 14वें ने फ्रांस को लगातार युद्धों में धकेले रखा। इंग्लैंड के साथ, यूरोप के साथ अनेक युद्धों में लगातार चलते रहे। यहां एक घटना और घटती है। आपको ध्यान होगा कि फ्रांस में वही दौर चला हुआ था। फ्रांस में धार्मिक कट्टरता का दौर था और जो है धार्मिक कट्टरवाद का दौर था। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट इनके संघर्ष का दौर था। इनके संघर्ष का दौर अब भी चला हुआ था और लुई 14वें के द्वारा, क्योंकि फ्रांस एक कैथोलिक राज्य था, राजा जो है कैथोलिक धर्म को मानने वाला था, अतः प्रोटेस्टेंट वाले लोगों के ऊपर अत्याचार किए। बड़ी संख्या में प्रोटेस्टेंट वाले लोग बाहर चले गए, देश से बाहर। इसमें जो कारीगर, शिल्पकार, व्यापारी और धनाढ्य लोग भी थे। लेकिन ये जो विरोध की भावना प्रबल हुई, इससे क्या हुआ? इससे प्रोटेस्टेंट वाले बुर्बो शासकों के खिलाफ हो गए। इसके बारे में एक बात और कहते हैं कि इसके शासनकाल में लगभग 20 लाख पॉपुलेशन कम हो गई युद्धों के कारण। युद्धों में तो युवा जाते हैं, तो इसकी जो है, इसके कारण बड़ी संख्या में लगभग 20 लाख जनसंख्या युद्धों में कम हुई। अब युद्धों में अगर जनसंख्या कम होगी तो एक बात बताओ,
इसका मतलब बहुत ज़्यादा युद्ध हुए हैं। दूसरी बात, युद्धों में धन भी बहुत ज़्यादा खर्च हुआ है। तीसरी बात, देश के संसाधन और देश का जो है व्यापार भी का भी लॉस हुआ है। तो ये जो सिस्टम हुआ, इसके कारण शासन की वित्तीय हालत बिगड़ गई, फ्रांस निर्धन हो गया और जो जनसंख्या घट गई। कहते कि ऐसे कागार पर खड़ा होगा कि भुखमरी की स्टेज आ गई। लुई 15वें, अब लुई जो 15वां था उसकी अकर्मण्यता, या हम ये कहें कि लुई 15वां उसकी अदूरदर्शिता कह लो, अकर्मण्यता का, तो उसका सही काम ना करना। लुई 14वें जब मृत्यु की सैया पर था, कहते हैं कि उसने अपना पड़पोता, उसका पड़पोता था लुई 15वां, इसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। और उसने क्या कहा था, एक सलाह दी थी। उसने सलाह दी कि बेटा पड़ोसियों के साथ शांति से रहियो, पड़ोसियों के साथ शांति से रहियो और युद्धों का चाव मत रखियो। और भाई जो मेरी तरह है ना, धन न खाम का खर्च ना करिए, घना खर्च मत करना, और जनता का ध्यान रखिए। जो मैं नहीं कर पाया, जो मैं कहता था कि मैं राज्य हूं, उस भावना से दूर रहना। हुआ क्या? हुआ बिल्कुल उल्टा। लुई 15वां भी बड़ा जो है योग्य शासक सिद्ध हुआ। इस मामले में योग्य था, लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि उसको जो है वो एक स्वेच्छाचारी शासक था। उसने इंग्लैंड के साथ, पोलैंड के साथ, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के मामले में अनेक युद्धों में भाग लिया। ये बेटा 1715 से 1774 ईस्वी तक शासक रहता है। इस समय फ्रांस पोलैंड युद्ध होता है। 1713 से लेकर 1738 ईस्वी तक लगभग 5 साल युद्ध चलता है। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध 1740 से 1748 8 साल। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763। जो बात इनके दादा ने कही थी कि लुई 14वें ने कि बेटा युद्ध से दूर रहिए, वो काम इसने कराया ही नहीं, अपितु जो है लगातार युद्धों में उसका बिल्कुल उल्ट कर दिया। इसी दौरान कहते और भी कुछ इसके अंदर कुछ सिस्टम था। कहते हैं कि ये जो है राजकार्य जो है, राजकार्य यानी एक राजा के जो कार्य होते हैं उनको बोझ मानता था, उनके अंदर रुचि नहीं रखता था। नृत्य, आखेट और जो है महिलाओं का शौकीन था। ये अपने दरबार में जो है हमेशा कहते हैं कि इसके दरबार में जो है वहाँ वर्साय के महल में, जिसकी लुई 14वें के द्वारा स्थापना की गई थी, उस महल के अंदर पूरा दिन जो है नाच गाना चलता रहता था। और जो है कहते हैं कि 2 वेश्याओं के प्रभाव में भी बहुत ज़्यादा था। इसी के कारण जो है इसकी सरकार को पेटीकोट सरकार भी कहा जाता है। जनता का बेटा भरोसा उठ चुका था, जनता के ऊपर अनगिनत बोझ पड़ चुका था, जनता जो है बिल्कुल जो है खत्म हो चुकी थी, भूखमरी की स्टेज आ चुकी थी। इसी दौरान लुई 15वां के शासनकाल की एक अन्य घटना और है, पेरिस की पार्लेमा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टेटस जनरल बोलते थे बेटा इसको। ये क्या है मैं थोड़ा इबे बता देता हूँ। ये कानून बनाने का एक सिस्टम था जिसकी स्थापना 1328 ईस्वी में हुई थी। इसका जो अधिवेशन हुआ करते थे, पहले सालाना अधिवेशन हुआ करते थे, और 1610 के आसपास की बात है इसके अधिवेशन होने बंद हो गए थे। लेकिन अब दोबारा से जनता के मध्य धीरे धीरे एक डिमांड उठने लगी थी, डिमांड उठने लगी थी कि भाई जो है इसके अधिवेशन होने चाहिए। लुई 15वां ने अपने अंतिम दिनों में इसको खत्म कर दिया, इसको बंद कर दिया। अब कहते कि बाद में इसको आभास हुआ कि ये तो गलत स्टेप उठा दिया। अब कहते हैं लुई 16वां आ गया। भाई लुई 15वां तो ठीक कराया, उसने तो जो सैनिक पराजय भी हुई खूब, हालांकि जो सारी लड़ाइयां में उसको पराजय होती है मोस्टली, और जो है युद्ध में धन व्यय होता है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको भाई? ठीक है बेटा। फिर कहते हैं लुई 16वें की अयोग्यता। अब ये लुई 16वां 1774 से लेकर 1792 ईस्वी तक शासक रहता है। यो 20 साल का था जब शासक बना।
नेक दिल था, मान गए, अच्छा आचरण था, लेकिन कहते हैं पेट्टू था, बेढंगा था, और अपने आप को, अपनी जो मोटापन को छुपाने के लिए ये क्या करता था, ये जो है लोगों से अपनी वाहवाही लूटता था। ये अपनी रानी मेरी एंटोनेट के प्रभाव में था। ये जो है ना तो प्रशासनिक गुण था इसके अंदर, ना व्यक्तिगत कार्यों में कोई निपुण था कि भाई एकदम कोई सी बात का निर्णय ले ले, और ये केवल एक ही काम करता था, और वो काम करता था कि अपने दरबार के अंदर अपनी रानी के प्रभाव के कारण चापलूसों को अपने इर्द गिर्द समेटने का काम करता था, बस कुछ नहीं करता था। योग्य व्यक्तियों को बार बार पद से हटा देता था, वित्त मंत्री बदलने का काम करा, इसने कुछ नहीं करा। बस इसके समय में एक डिमांड उठने लगी, बार बार सुधारों की डिमांड। इसी के शासनकाल में अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में जो 76 से लेकर 83 तक चला, लगातार जो है डायरेक्ट रूप से फ्रांस ने इस युद्ध में भाग लिया। जिसका प्रतिफल क्या रहा? जिसका प्रतिफल ये रहा, ठीक अमेरिका स्वतंत्र हो गया, इंग्लैंड के हाथ से जो है 13 बस्तियां चली गई, लेकिन फ्रांस का दिवालिया निकल गया। फ्रांस का जो है दिवालिया निकल गया। अब इसके कारण इसके जो एक फिजूल खर्ची, एक बात और भी, फिजूल खर्ची बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इसकी फिजूल खर्ची जो शासक की एक जो है योग्यता मान लूं मैं इस किस्म को, हालांकि यह योग्यता थी, इनका एक मन था कि ज्यादा से ज्यादा धन जो है पेरिस के महल के अंदर लगभग बेटा उड़ा 18,000 व्यक्ति रहा करते, पानी की तरह पैसे को बहाया जाता था, और ये पूरी की पूरी तरह से केवल अपनी पत्नी जो अनुभवहीन थी, अव्यवहारिक थी, प्रशासन की कोई समझ नहीं थी, उसके प्रभाव में था। परिणाम जो है फ्रांस में जो है स्थिति बद से बदतर होती चली गई। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट आता है मेरी अंतोनेट का दुष्प्रभाव। मेरी अंतोनेट जो थी, ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह भैया ऑस्ट्रिया की थी, राजकुमारी थी, सुहासी थी, सुंदर थी, प्रशासनिक कार्य की थोड़ी थोड़ी जानकारी थी, बस थोड़ी थोड़ी, गणी नहीं, लेकिन इसके अवगुणों के मामले में कहता है कि बुद्धिहीन थी, अनुभवहीन थी, और समय के अनुरूप निर्णय नहीं ले सकती थी, और परिस्थितियों के अनुरूप गंभीर नहीं थी। जब फ्रांस की क्रांति हुई ना, उससे पहले घटना घटती हो बताता हूं आपको, लोगों ने डिमांड की थी कि हमें जो रोटी ब्रेड दो, रोटी दो। अरे या क्या कहती महारानी, लोगों के पास पैसे तो रोटी खाने के नहीं। और ये कहती थी कि लोग केक क्यों नहीं खा लेते, लोग जो है केक क्यों नहीं खा लेते, केक खा लो भाई, यह बात क्या है यार। तो कितनी समझदार थी, इस बात का एस्टिमेट लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ वो जुआ खेला करते, और जो है चापलूस जो थे, इसकी जो तारीफ कराया करते, उन लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाया करती, धन को बांटा करती, और जो फिजूल खर्ची में इसको ये नंबर 1 थी। इसको मैडम घाटा कहा करते थे, मैडम घाटा कहा करते थे। इसके कारण क्या हुआ, एक बात और भी बताओ, इंपोर्टेंट बताते बेटा इसके बारे में। कहते हैं कि लू या जो मेरी एंटोनेट थी, ये केवल एक बात मानती थी कि फ्रांस का जितना भी खजाना है वो सारा मेरा है, और मैं जैसे चाहूं उसको उसी तरह यूज करूं। समझदार होंगी तो ठीक है, मेरा है भाई, मैं उसको समझदारी से यूज करूं। अरिया होगी महामूर्ख। तो इससे जो है फ्रांस की स्थिति दिन प्रतिदिन और खराब होती चलेगी, और राज परिवार की जो जनता के अंदर इमेज थी, वो राज परिवार के अंदर जनता की इमेज बिल्कुल खत्म होगी। जब क्रांति हुई थी तो लोगों ने जो है महारानी को ऑस्ट्रेलियन
ऑस्ट्रियन होने के नाते बार बार इसको ताने मारे थे और इसका अपमान किया था। वर्साई का विलासी महल, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रांस की क्रांति के लिए बहुत बड़ा कारण है। लुई 14वें के द्वारा एक महल का निर्माण कराया गया पेरिस से लगभग 14 किलोमीटर दूर। इस महल में कहते ये महल फ्रांस के आम आदमी के लिए नहीं अपितु विश्व के जो है, और खासकर उस टाइम यूरोप का बोलबाला था, यूरोप के जो राजा महाराजा थे ना, उनके लिए भी ईर्ष्या थी उनमें। वो भी जो है इसके ठाट बाट से जो है ईर्ष्या करते थे आगे। अब क्या हुआ, यहां जो है राजा, कुलीन वर्ग के लोग केवल ऐश्वर्य का जीवन जीते थे। पूरा दिन ढोल की बात जाया करती, नृत्यांगनी नृत्य कराया करती, शराब खूब पी जाया करती खुली। 18,000 व्यक्ति इस दरबार में रहते थे। 2,000 व्यक्ति राजा का परिवार, राजा का परिवार, उसके वंश के लोग और राजा के चुने हुए दरबारी, पादरी, इस प्रकार के लोग यहां रहा करते। और 16,000 उनके नौकर चाकर रहा करते। एस्टिमेट लगा सकते हो आप लोग, 16,000 नौकर चाकर थे यहां। और इस महल के ऊपर 1789 के अंदर खर्चा कहते हैं कि उस समय फिजूल खर्चे ऊपर $2 करोड़ खर्च होता था। बस एस्टिमेट लाओ, 2 करोड़ जो है खर्च हुआ करता था। और फ्रांस की जनता की क्या करती, फ्रांस की जनता कहती थी कि फिजूल खर्चा। अब ये फिजूल खर्चा कहां से निकलेगा, ये फ्रांस की जनता के ऊपर टैक्स लगाकर निकलेगा। वर्साई के महल को, इस दरबार को लोग जो है राष्ट्र की कब्र कहते थे। ये 2 नंबर के बड़े इंपॉर्टेंट होते भाई, आपने देख लेना बाद में। अब क्या हुआ, अब जो है ये परंपरा बड़ी खराब हुई। इससे जो फ्रांस का धन फिजूल खर्च हुआ, कुलीन तंत्र वाले लोग वहीं पड़े रहते, शासन व्यवस्था को देख नहीं पाते। अब कुछ प्रशासनिक दोष बड़े इंपॉर्टेंट थे यहाँ, प्रशासन के दोष बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसके अंदर सबसे पहला दोष क्या था कि भाई पद जो है खरीदे और बेचे जाते थे। भ्रष्टाचार था, भ्रष्ट शासन तंत्र था, कोई नीति नियत नहीं थी क्या होगी। पद बेचे और खरीदे जाते थे, खुली बोली लागा कर दी। डीसी का पद का अगर बोली लाने लग जाए तो, एसपी का पद का बोली लागने लग जाए तो बताओ। यहां अपनी बात करें, अगर यहां बड़े बड़े पदों के ऊपर बोली लगने लगी तो कौन आओगा भाई, बताओ, बोलो बोलो बताओ भाई, कौन आएगा। गांव में सरपंच का पद बोलने लगने लग जाए और उसको अनेक अधिकार हो, वो बंदा होगा जो बंदा घना धनवान होगा। भाई समझ में आई आती, समझ में आई नहीं आपको। ये रीना तन्ना तो आ गई और वो बोलता है को नहीं, इसका मतलब फोन कर दिया कि ठाक था हमने। या निधि सुना भी है कि नहीं, ये प्रिया कौन है या, ये प्रिया बेटा क्लास में ध्यान को लगता मन तारा, इसका मतलब फोन धर दिया। हाँ भाई एक बस ऑनलाइन क्लास ले रही है, बस इतना काम है। ये प्रिया कौन है, इसको रिमूव कर देता हूं ले। बेटा शासन व्यवस्था जो थी उसके अंदर अनेक दोष थे। एक तो जो भ्रष्ट शासन था, इसके अंदर पद बेचे जाते थे, ऊंची ऊंची बोलियां लगा करती। जब ऊंची ऊंची बोलियां लगा करती
तो जो भ्रष्टाचारी लोग जो है शासन तंत्र पर विद्यमान हो जाते थे, बैठ जाते थे। अब वो कैसा न्याय करेंगे, कैसा काम करेंगे? जो बंदा पैसे देकर लागेगा वो पैसे पूरे करेगा। तो पूरे के पूरे देश में अव्यवस्था का माहौल था। एक और था, देश एक कानून एक नहीं, शासन में एक रूपता का भाव। देश तो एक है लेकिन एक प्रकार का सिस्टम नहीं था। कहते फ्रांस को 40 प्रांतों में बांट दिया। इसी दौरान कहते एक नगर में कानून कुछ है और वो एक कानून अगला नगर में जान दे। एक में तो वो जो है कानून अपराध है और अगला में जाके अपराध को नहीं। किसने बेरा किया होगा कानून का? कानून इस प्रकार के थे, जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे थे उनके पद बेचे जाते थे, या स्थानीय शासन में जो है वंश परंपरा के आधार पर चलता था। एक देश के नागरिकों के साथ एक प्रांत में, एक नगर में और दूसरा नगर में जाके ऐसा प्रतीत होता था कि विदेशी आ गए। जैसे मैं बताऊं कैसे बेटा, अपने देश में कैसे होता है। हमारे देश में याद होगा आपको, महाराष्ट्र के अंदर उत्तर भारतीय लोगों के खिलाफ हमेशा जहर उगला जाता था, आज भी उगला जा है। इनके साथ मारपीट होती थी, हमारी नौकरियां खा गई। इसी प्रकार से ये बिहार वाले बंदे आते हैं, इनके साथ हमेशा ऐसा व्यवहार होता है कि ये विदेशी हैं। दक्षिण भारत, उत्तर भारत, ठीक है एक रूपता है हमारे देश की, लेकिन कई बार आपको जो है जब हिंदी आंदोलन, हिंदी भाषी और जो है गैर हिंदी भाषी, इनके सिस्टम देखोगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि हम भी विदेशी हैं। फ्रांस में तो ये बिल्कुल अलग था। तो इस भावना से जो है फ्रांस के अंदर लोगों में गुस्सा था। प्रतिनिधि संस्थाओं का अभाव था। प्रतिनिधि, भाई ठीक है, अब जो गरीब भी ला लो, अपने प्रतिनिधि संस्था तो हैं, डीसी है, एसपी है, निश्चय थाना है, बीडीओ है, तहसीलदार है, फिर हमारे चुने प्रतिनिधि भी है, मेंबर है, सरपंच है, जिला पार्षद, ब्लॉक समिति, एमपी, एमएलए, ये सारे प्रतिनिधि तो हैं। फ्रांस में उस समय कहते हैं ऐसी कोई भी संस्था नहीं थी। एक संस्था थी मात्र, पार्लेमा, जिसको बाद में स्टेटस जनरल कहने लगे, एक किस्म की संसद मान लो। फ्रांस में जनप्रतिनिधि थी, लेकिन इसका जो है 1614 के बाद कभी भी कोई अधिवेशन नहीं बुला। 3 प्रकार के, तो मैं बता देता हूं, यहीं बाद में बताऊंगा। 3 अलग अलग इसके जो है स्टेटस जनरल के अलग अलग सभाएं थी। एक सभा में पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन तंत्र और तीसरा साधारण जनता। ये 3 बंदे थे, आगे बताऊंगा पूरा बाकी क्या था। अब एक बात देखो, जिस संस्था के ऊपर जनता के अधिकारों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व हो और उस संस्था का अधिवेशन ना हो तो क्या होगा भाई? उस संस्था का अगर अधिवेशन ना हो तो क्या होगा? कहां से डिमांड होगी? और लुई 14वां ने तो इसको खत्म कर दिया था, भंग कर दिया था। तो जनता के प्रतिनिधियों का भाव था, जो जनता के माध्यम, जनता को भी लगा हमारी आवाज सुनाई देने लग रही है, हमारे राशन कार्ड बनने लग रहे पेड़े, मारती जो है 100 गज का प्लाट, जो मारती 2 लीटर तेल जो कोटा मिलने लग रहा है, जनता को तो लगना चाहिए ना। लेकिन फ्रांस में तो कौन लगता है बात का? नागरिक अधिकारों का भाव था। फ्रांस में जो है, जो राजा था ना और कुलीन तंत्र था, उनके अधिकार थे, बाकी आम आदमी का कोई अधिकार नहीं था। यही काम कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक को अधिकार थे और प्रोटेस्टेंट को अधिकार नहीं थे। राजा के पास कानूनी अधिकार अलग थे, किसी भी आदमी ने चाहो, अपनी मर्जी है उसकी,
किसी का वध करा दे, किसी को जो है निश्चित काल के लिए जेल में डाल दे, और जो है इस प्रकार की कोई भी डिमांड नहीं थी, ना तो समानता थी, ना स्वतंत्रता थी, और जो है खरीद और फरोख, खरीद फरोख का काम था। परिणाम जो है फ्रांस के अंदर जो है वातावरण बिल्कुल दूषित हो चुका था। अनुचित करों का भार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आर्थिक में भी आ गया, आड़े भी आ गया। कहते कि राजा खर्च करता है फिजूल खर्च, युद्धों में, वर्षाए के महल में, और जो ऐश्वर्य के जीवन जीते हुए। कुलीन तंत्र और पादरी, जो समाज का जिसके पास जो है मोस्टली पूंजी जिसके पास हुआ करती, सारे अधिकार उसके, मोस्टली पूंजी उसके पास, और जो है वही कर नहीं देता, कर देता है साधारण व्यक्ति। और एक साथ और पादरी वर्ग और कुलीन तंत्र, ये लोग इन आम आदमियों से बेगार भी करवाते थे। बड़ा उल्टा सिस्टम हुआ। नागरिक अधिकार पर किसी प्रकार के नहीं थे, कर ही कर थे केवल। लोगों ने इन करों से छुटकारा पाने के लिए धीरे धीरे उन अंदर जागरूकता, क्योंकि उनके पर करों का बोझ इतना था कि भर पेट रोटी भी नहीं मिल पाती थी। एक न्याय की अनुचित व्यवस्था थी, न्याय नहीं मिलता था। फ्रांस में कहते हैं मुख्य न्यायाधीश 17 थे, मुख्य न्यायालय थे 17। कानून लिखित नहीं था, एक रजिस्ट्रा लग रहा था, बस एक कार्य प्रणाली थी, बस एक हर नगर की अपनी अलग प्रकार की कार्य प्रणाली थी। पद जो है बेचे जाते थे, न्यायाधीश का कोई वेतन नहीं था, उसके पद बेचे जाते थे। वो पीछे कितने लाया होगा, जुर्माना लगा के लेगा। दूसरा जो है काम और भी था, जो आदमी जीतता है ना, जो भी न्याय जो केस जीतेगा, उससे एक भेंट मिलती थी, इपाई सीज कहते थे इस भेंट को। ये एक प्रकार की रिश्वत थी, और ये मान्य थी, वैध थी। जो प्रभावशाली लोग थे क्या करते थे, प्रभावशाली लोग जो है न्याय को खरीद लेते थे, पैसा दिया और जो है जज को जजे खरीद लिया। कितने कानून, कितने गवाह हो, कितना कुछ हो, वो कानून जो आम आदमी को न्याय नहीं मिलता था। ये न्याय प्रणाली का बहुत बड़ा दोष था। लियो गोरसोए ने कहा है, इन न्यायालयों में न्याय का प्रबंध जटिल, मंदगति, खर्चीला, भ्रष्टाचारी और स्वेच्छाचारी था। दोषपूर्ण प्रांतीय स्थानीय शासन और सैन्य व्यवस्था में कमी। कहते बेटा ये तो ठीक था भाई, सारा हो गया। इसके साथ साथ जो प्रांत थे ना, और जो स्थानीय प्रशासन था, उनके अंदर भी यही सिस्टम चला हुआ था। फ्रांस 40 भागों में विभाजित था, प्रांत 40 थे। हालांकि लुई 13वें के समय में जो प्रांतों की संख्या जो है 36 थी, अब आते आते 40 हो चुकी थी। यहाँ न्यायालय थे, यहाँ प्रांतीय प्रतिनिधि थे, लेकिन वो वंश परंपरा के आधार पर या कुलीन तंत्र के आधार पर या खरीदे गए पदों के आधार पर बैठे थे। एक जगह के कानून दूसरी जगह लागू नहीं थे, वहां एक जगह की जो अच्छे कानून दूसरी जगह बुरे कानून थे। एक जगह कुछ कानून, दूसरी जगह कुछ कानून। इसके साथ एक बड़ा दोष और बताया, कहते हैं कि प्रांतीय और स्थानीय इकाई जो थी ना, उनके अंदर किसी प्रकार का स्वशासन का अधिकार नहीं था। अगर पेरिस तक कोई 1000 किलोमीटर दूर और कितनी दूर जाके अगर किसी गांव की पुली भी टूट जा ना, गली भी टूट जा, उसको निर्माण करने का या सार्वजनिक भवन के निर्माण करने का, उसकी मरम्मत करने का अधिकार स्थानीय प्रशासन को नहीं है। वो भी पेरिस में राजा उसको अथॉरिटी देगा, उसका जो दरबार से अथॉरिटी मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। अनेक दोष घर कर चुके थे फ्रांस के अंदर, जो है अव्यवस्था का आलम हो चुका था। सैन्य व्यवस्था में बड़े दोष थे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैन्य व्यवस्था के अंदर दोष था। सैन्य व्यवस्था में कौन सा था, सबसे पहले जो है सैन्य व्यवस्था किसी भी शासन की रीढ़ होती है। कठोर अनुशासन था, भोजन खराब और वेतन कम, और आए दिन युद्धों में झोंका जाना। जब अमेरिका का
अमेरिका के साथ युद्ध हुआ, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड के खिलाफ ये लड़े, एक भावना फैली लोगों में, आम आदमी में, कि जो है ये हमें मराना चाहता है, ये हमें मराना चाहता है। आम सैनिकों को वहाँ धकेल दिया गया, ठीक है, वो सैनिक चले भी गए पलायन करके। अब जो वो सैनिक वहाँ पलायन करके बड़ी संख्या में मारे गए, कहते हैं राज्य की तरफ से, राजा की तरफ से किसी प्रकार का जो है सांत्वना भी नहीं दी, 2 मिनट का मौन व्रत भी नहीं रखा गया। इससे लोगों में जो है इस क्रांति के, इस शासन तंत्र के प्रति रोष की भावना। दूसरी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, लफायेत ने कहा था कि जो ये सैनिक गए वहाँ, उन सैनिकों ने वहाँ क्या देखा, वहाँ पर काफ़ी दिन तक रहे वो, अमेरिका के लोगों के स्वतंत्रता, समानता, प्रजातंत्र की अच्छाइयाँ देखी, बढ़िया बढ़िया चीज देखे, राजतंत्र की कमियों का इन लोगों को कंक्लूजन निकालने का मौका मिला, जिसका प्रतिफल ये हुआ कि जो है लोग, अब सैनिक जब यहाँ आए, लोगों ने क्रांति की, तो सैनिक भी उनके साथ हो लिए। तो शासन तंत्र के अंदर इतनी बुराइयां थी, इन बुराइयों का गंभीर परिणाम ये निकला कि लोग राजा के खिलाफ हो गए। कर लोगे यहां तक भाई? ये बेटा टॉपिक जो है ना,